हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में ना मैंने पेपर 2 सेक्शन ए डाला था, हमने अपलोड किया था कि उसका सॉल्यूशन हम सब ने देखा था कि किस तरह से चीज़ें कर सकते थे हम। और इस बार मैंने पेपर 3 का सेक्शन ए का सॉल्यूशन करने का ट्राई किया है। एक बार मैंने ऐसा डिसाइड किया कि सारे पेपर का एक बार सेक्शन ए हो जाए, फिर हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे। तो आज पेपर 3 का सेक्शन ए करने जा रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ 1,0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8x + 3y + 5k = 18, देन k = क्या। ये इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 8x + 3y + 5k = 18 गिवन है। 1,0 इसका सॉल्यूशन है, तो x की जगह 1 पुट करें और y की जगह 0 और हमें k की वैल्यू निकालनी है। 8 × 1 होता है 8, 3 × 0 3, 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, + 5k = 18। तो यहाँ पे +8 है, वहाँ पे जाए तो क्या होगा -18 - 8, 5k = 10। देयरफॉर k की वैल्यू आ जाएगी 10/5, देयरफॉर k = आ जाएगा 2। आप ऑप्शन में चेक कर लें कि ऑप्शन में 2 है क्या। ऑप्शन नंबर मेरे को दिख रहा है सी इसका ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका हमने कुछ भी नहीं किया, 1,0 को यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दिया और k की वैल्यू निकाल दी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन हमें गिवन है x² - 4x + 7 = 0। ये हमें इक्वेशन गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, जो x² के बाजू में होता है वो a की वैल्यू होती है। x के बाजू में जो होता है वो b की वैल्यू, तो b की वैल्यू यहाँ पे साइन के साथ देखना है -4 है, और c की वैल्यू यहाँ पे 7 है। a 1 है, b -4 है, c 7 है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, -4 का स्क्वायर 4 × 1 × 7, तो -4 का स्क्वायर होगा 16, 16 - 7 × 4 होगा 28, 16 - 28 मतलब आ रहा है यहाँ पे -12। -12 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, नॉर्मल डिस्क्रिमिनेंट का हमने फॉर्मूला लगाया, b² - 4ac मतलब -4 का स्क्वायर -4 × 1 × 7। ये 1 और 7 की वैल्यू कहाँ से है मैंने लिख दिया यहाँ पे, a = 1 है, b = -4 और c = 7, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, यहाँ पे बोला है एक AP है k, 3k, 5k, ये एक AP दिया हुआ है। हमें बोला है SN निकालो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP k, 3k और 5k ये दिया है। तो हमें ये बताना है कि इस AP का SN कितना होगा। देखो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे k, a = k है। डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डिफरेंस आ गया 2k, ठीक है। अब SN निकालना है, SN का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। अब n/2 तो ठीक ही है, a की जगह हम रखेंगे k, n - 1, d की जगह रखेंगे हम 2k, तो n/2 2k। अब ये 2k को n के साथ मल्टीप्लाई तो आएगा 2kn - 2k। अब 2k तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा n/2 × 2kn और 2 कट हो गया, तो n × kn, n × n हो जाएगा n² k। ये आंसर आ जाएगा। एक बार ध्यान से देख लें एक बार इसको, और ये ऑप्शन हो है डी, ऑप्शन में देख लेना डी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैं तो डायरेक्टली आपको बता दूंगा कि कैसे देखते हैं, लेकिन पहले समझिए क्वेश्चन में बोला क्या गया। यहाँ पे बोला द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 8। अब देखो मैं पॉइंट तो नहीं बना रहा, लेकिन आप समझो कि -3, जैसे यहाँ पे 0 है तो -1 -2 -3, तो -3, 8 यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे नीचे कहीं पे आएगा, तो -3, 8 तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये रैंडमली मैंने पॉइंट बता रहा हूँ कि पॉइंट यहाँ पे आएगा। तुम्हें ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। हमें बोला है y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है, इस तरफ होता है, तो ये डिस्टेंस कितना है ये बताना है। तो देखो y एक्सिस से यहाँ इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, ये -3 पे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3 है, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है।
-3 मत लिखना, -3 मत लिखना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 3, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेट हमें कौन सा बोला था, यहाँ पे देखना -3, 8, ये कोऑर्डिनेट था। कभी भी आपको अगर बोले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा था ना, वाई एक्सिस, तो आपको हमेशा देखना है एक्स कोऑर्डिनेट। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, -3, लेकिन हमें डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमें -3 का क्या लिख देना है, 3, और 3 इसका आंसर था। सीधा बता सकते थे आप, ऑप्शन है यहाँ पे ए। वापिस से बता रहा हूँ, अगर बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बताओ, एक्स एक्सिस बताओ, तो वाई का कोऑर्डिनेट देखना, वाई का कोऑर्डिनेट कितना है 8, तो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, देखो ये एक्स एक्सिस से यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे आता है 8 पे। तो अगर वाई एक्सिस पूछा तो एक्स का कोऑर्डिनेट देखो, एक्स का पूछा तो वाई कोऑर्डिनेट देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या है पहले ये समझे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन में से हमें चेक करना है, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं। देखो sec 4 थीटा, सॉरी sec 4 थीटा, यहाँ पे मैं वापस रख दूँ, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ। पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बचेगा sec स्क्वायर थीटा -1, और sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा। कैसे पता चला मुझे, देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटी देखो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो देखो ये tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 को यहाँ पे भेजें, तो sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, देखो sec स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा। अब मैंने इसकी वैल्यू तो निकाल दी है, हमें ऑप्शन में जो वैल्यूज दी गई हैं उन सब की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है पहले tan स्क्वायर थीटा माइनस tan 4 थीटा, ये सब दिया हुआ है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन ए पहले चेक कर लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan 4 थीटा। अगर मैं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे आएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 - tan स्क्वायर तो थीटा तो कुछ इन दोनों में से कुछ है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी देखो, tan पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगर मैं इनमें से दोनों में से tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकालो तो यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा 1। अब tan स्क्वायर थीटा -1 देखो, इन दोनों में से कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा कुछ होता है, लेकिन tan स्क्वायर थीटा -1 कुछ नहीं होता। अब सी वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे दिया tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो देखो tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकालो तो यहाँ पे बच रहा है tan स्क्वायर थीटा +1। अब यहाँ देखिए ये tan स्क्वायर थीटा +1, tan स्क्वायर थीटा +1 कुछ होता है क्या, tan स्क्वायर थीटा +1 होता है sec स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया sec स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो ध्यान से, दोनों सेम आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी है इसका आंसर है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। 6 वाला थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, इफ द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी एक्सीड्स इस मीन बाई 12। एक्सीड का मतलब ज़्यादा, मतलब मोड जो है वो मीन से 12 ज़्यादा है, मोड जो है वो मीन से 12 ज़्यादा, ये गिवन है हमें, ठीक है। हमें बोला है मोड मीडियन से कितना ज़्यादा होगा ये पूछा गया, अब वो निकालने के लिए पहले देखो फॉर्मूला ही पहले ये पता होना चाहिए आपको, 3m - 2x बार, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा ये जो गिवन है यहाँ से x बार की वैल्यू क्या आएगी बताएं, इस 12 को यहाँ पे भेजो तो क्या होगा माइनस, तो x बार की वैल्यू आएगी z - 12, ठीक है। और वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो यहाँ पे 3m - 2 × z - 12, ये z - 12 कहाँ से आया, यहाँ पे आया, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 2 × z होगा 2z, और माइनस होगा प्लस, 2 × 12 होता है 24, ठीक है। अब -2z यहाँ पे जाए तो क्या होगा, राइट हैंड से जाए तो क्या होगा प्लस, तो 2z + z = आएगा 3m + 24, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या भाई, इन दोनों को प्लस हो गया आएगा 3z, और ये 3m भी यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आएगा 24, ठीक है।
ठीक है, चलो इसमें से कॉमन के निकालो, 3 कॉमन निकाला, z माइनस मीडियन इज इक्वल टू आ गया 24। अब 3 को वहाँ पे भेजो तो z माइनस एम आ गया 24/3, तो देयरफॉर z माइनस एम आ गया यहाँ पे 8। अब हमें बोला मोड मीडियन से कितना ज़्यादा, तो माइनस मीडियन को वहाँ पे भेजो तो ये आ गया 8 प्लस एम। तो देखो मोड मीडियन से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पे बी। ये एक बार ध्यान से देख लो, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस वैल्यू पुट की है यहाँ पे, वैल्यू यहाँ पे पुट की है। z इक्वल टू एक्स प्लस 12 दिया हुआ था तो मैंने x की वैल्यू निकाल दिया और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। पहला फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, देखो SCF ऑफ 20a² b माइनस एंड 30ab²। तो देखो SCF ना मैं और बहुत इजी तरीके से बताता हूँ, लेकिन पहले आप जो मेथड आप करते हो उस हिसाब से देखते हैं। 20 का प्राइम फेडरेशन करो, 20 का प्राइम फेडरेशन करें तो आएगा 2 10 2 5 और आ गया 5। ठीक है, फिर वैसे ही 30 का करें तो 2 इंटू 15, फिर 3 5 5 1 तो यहाँ पे 20 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 और a² को लिख सकते हैं a इंटू बी। ठीक है, राइट है। वैसे ही 30 को मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5 a और b² है तो इसको मतलब b इंटू बी। ठीक है, अब SCF निकालना है, SCF निकालना है 20a² b और 30ab² का। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 2 कॉमन है तो एक बार लिख दे, 5 और 5 कॉमन है तो एक बार लिख दिया, a और a कॉमन है तो एक बार लिख दिया, b और b कॉमन है तो b एक बार लिख दिया। तो यहाँ पे आ गया 10ab। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में है क्या, हाँ है, राइट आंसर। ठीक है, अब इससे बेटर मैं बताऊँ, इससे बेटर ये है कि आपको हमेशा जब भी SCF बोले तो आपको देखना है कि ये दोनों नंबर 20 और 30 किस टेबल में साथ में आते हैं। तो देखो ये ना 2 के टेबल में आएंगे, 4 के टेबल में आएंगे, 5 के टेबल में आएंगे दोनों 20 और 30। 2 के टेबल में दोनों 2 के टेबल में आते हैं, दोनों 5 के टेबल में आते हैं और दोनों 10 के टेबल में आते हैं। दोनों देखना है। अब सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 10, तो इसका SCF हो गया 10। यहाँ पे a² है, यहाँ पे a है, तो जो कम वैल्यू है वो यहाँ पे रख दो, b² है, यहाँ पे b है, तो कम वैल्यू हो यहाँ पे रख दो। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जीरोस पूछा है पॉलिनोमियल का, ये दिया 3x माइनस 7। अगर जीरो निकालना है तो इस वैल्यू को इक्वल टू 0 रखो, तो 3x इज इक्वल टू आ गया 7, x इक्वल टू आ गया 7/3। 7/3 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है, ये वाला बी वाला ऑप्शन दिख रहा है हमको। ठीक है, इसका 0 फाइंड करना, तो 0 जब भी बोले तो उसको इक्वल टू 0 रख दें और वैल्यू निकाल लें। और ये यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल था, इसका वैसे यहाँ पे इसका 0 एक ही होगा। ओके, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे बहुत एक वैल्यू दी है p ऑफ a इज इक्वल टू 3p ऑफ a बार, ये कुछ दिया हुआ है। ठीक है, एक बार मैं आप ही से लिख देता हूँ यहाँ पे 5p ऑफ a इज इक्वल टू 3p ऑफ a बार। हमें पूछा क्या वो देख लें, हमें पूछा है p ऑफ a बार पूछा हुआ है। ठीक है, देखो पहले तो p ऑफ a बार को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे ले गए, मल्टीप्लिकेशन में था ये 5 और यहाँ पे 3 बचा। अब 5 को इधर ले जाओ तो p ऑफ a अपॉन p ऑफ a बार इसी को आ गया 3/5। ठीक है, मैं इसका लास्ट में शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, पहले ये मेथड भी समझ लें क्योंकि सब्जेक्टिव में आ गया तो भी आपको आना चाहिए। तो इनका रेशियो जो है वो ये आ रहा है 3:5। अब आप क्या करें, p ऑफ a को ले लें x 3x, क्योंकि 3 है ये, पहले p ऑफ a 3 आ रहा है तो 3x, और p ऑफ a बार को ले लें 5x। ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पहले देखो इस रेशियो को इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। अब देखो ये हमें फॉर्मूला पता है, p ऑफ a प्लस p ऑफ a बार इज इक्वल टू होता है 1, तो 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 1, 8x इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आ गया 1/8। अब हमें किसकी वैल्यू पूछी थी बताओ, पूछी थी हमें p ऑफ a बार की, p ऑफ a बार की वैल्यू पूछी थी।
पी ऑफ ए बार की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। अब पी ऑफ ए बार कितना है, 5x है, तो 5 इंटू 1/8 ये कितना आ गया, 5/8, ठीक है। कुछ भी नहीं है, पहले इन दोनों का रेशियो लेना है, फिर इन दोनों को रेशियो को x मान के वैल्यू करनी है। लेकिन इससे बेटर मैं क्या बोल रहा हूँ बताएं आपको, आपका रेशियो आ गया था, देखो ये ध्यान से रेशियो दी, ये रेशियो आ चुका था। अब किसका रेशियो पूछा है, पी ऑफ ए बार का। तो मैंने कहा पी ऑफ ए बार का रेशियो को रेशियो से कंपेयर करें, तो पी ऑफ ए बार का रेशियो क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, ये रहा देखो 5। अब इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ रहा है 8, तो डिवाइड बाई 8 लिख दो, आंसर खत्म। ये पूरा करने की जरूरत नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव में आया तो आपको पता होना चाहिए मेथड कैसे किया है, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 10 की ऑफ बढ़ रहे हैं। देखो 10 में बोला है साइन थीटा जो है वो t दिया है, तुम्हें पूछा है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो पहले देखो साइन थीटा दिया है t। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो साइन की जगह साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे t है, तो t का स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ये t का स्क्वायर t स्क्वायर होगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, और कॉस थीटा आ जाएगा √1 माइनस टी स्क्वायर। स्क्वायर वहाँ पे जाता है तो रूट हो जाता है, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ओके 11th वाला, 11th में बोला है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट डैश पॉइंट। देखो एक टेंजेंट हमेशा कितने सर्कल पे कितने जगह पे टच करता है, तो हमेशा याद रखना 1 एक जगह पे टच करता है। सीकेंट हमेशा 2 जगह पे रहता है, टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट पे खाली टच करके चला जाता है, लेकिन सीकेंट जो होता है वो 2 पॉइंट पे करता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि सीकेंट जो है वो 2 बार करता है और टेंजेंट 1 बार करता है। अब ये वाला 12th वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 15, ये मैं ऑब्जर्वेशन लिख देता हूँ, 15, 7, 23, 28, 23, 25, 19, 28 और x दिया है, ये ऑब्जर्वेशन है। इनका मोड तुम्हें गिवन है कि भाई मोड कितना आ रहा है इनका 23, ईस्ट 23, इसका मतलब मोड जो है वो 23 है। अब देखो मोड का मतलब है एक ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, हाईएस्ट नंबर और रिपीटिंग हो रहा है। तो देखो 23 2 बार आ रहा है, 28 और 28 2 बार आ रहा है, लेकिन मोड आ रहा है हमारा 23। इसका मतलब 23 3 बार रिपीट हो रहा होगा, तभी तो मैं यहाँ पे मोड 23 आ रहा है। तो इधर ऑप्शन में कोई 23 तो दिख नहीं रहा, तो x की वैल्यू 23 होगी तभी तो मोड 23 आएगा। इसका मतलब x इक्वल टू हो गया 23। ये 23 कैसे आया, क्योंकि मोड का मतलब जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे ये 2 बार रिपीट हो रहा है और ये 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन मोड हमारा आ रहा है 23। इसका मतलब x की वैल्यू 23 होगी, और x की वैल्यू 23 है। और तुम्हें पूछा था x + 7, तो 23 + 7 ये आ गया 30, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 देखें, 13 बोला है फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b इज पॉसिबल HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 15 एंड LCM ऑफ AB 162। ये पॉसिबल है या नहीं। अब देखो इसके लिए हमेशा आप याद रखना, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, LCM और HCF को डिवाइड करके एक नंबर आना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, हमेशा याद रखें। और अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे LCM आ रहा है 162 और 15, और ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, इसकी वजह से ये आ जाएगा फॉल्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, शायद क्लियर ना हो। तो देखो जैसे 4 और 16 है, इनका HCF आता है 4 और 16 का 4, और LCM आता है 16। तो देखो LCM को HCF से डिवाइड करना, 16 को 4 से करना, तो देखो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो अगर एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो ये दोनों का HCF और LCM पॉसिबल था, देखो हाँ सही था। लेकिन इन दोनों का HCF LCM कुछ भी दे दिया है, डिवाइड एग्जैक्टली हो नहीं रहा है, इसकी वजह से ये क्या आएगा फॉल्स। तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमेशा याद करना LCM को HCF से डिवाइड करना, अगर एक नंबर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, गलत वैल्यूज दी गई है। क्वेश्चन सेकंड 14 में बोला है क्या द सम ऑफ जीरोस, द सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया 3x² माइनस प्लस 5x माइनस 2, क्या इसका सम ऑफ जीरोस क्या आएगा। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, x के बाजू में b की वैल्यू है और c की वैल्यू -2 है। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a के हिसाब से -5/3, और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहे हैं 5/3, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं।
15 में बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैविंग नो सॉल्यूशन इज नॉट कंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन। यस, ये ट्रू आएगा यहाँ पे ऑप्शन। क्यों ऐसा? देखो एक चीज़ याद रखें, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसका कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए, और नॉट कंसिस्टेंट का मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या तो फिर उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट आता है या फिर नॉट कंसिस्टेंट। तो ये कह रहे हैं नॉट कंसिस्टेंट, तो हाँ क्या सही है? तो हाँ सही है, ये ट्रू आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो 16 में प्रोबेबिलिटी पूछा है 53 मंडेज का इन द ईयर 2020, इन द ईयर 2020। सबसे पहले 2020 कैसा ईयर है? तो ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में टोटल डेज होते हैं 366। ठीक है, अब देखो अगर मैं 366 को 7 से डिवाइड करूं तो 7 5 35, यहाँ पे आ रहा है 1 6, और 2 से करूं तो यहाँ पे आ रहा है 14। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। देखो इसका मतलब क्या है पता है कि अगर ये 2 माइनस करता तो यहाँ पे 364 जो डेज आता, 2 माइनस करने पर ये जो आता नंबर, ये एक्जैक्टली 7 से डिवाइड हो जाता। अगर मैं 2 कम लेता तो एक्जैक्टली 7 से डिवाइड हो जाता। इसका मतलब ये है कि 52 बार संडे मंडे सब कुछ हर डे 52 बार इक्वल आएगा, लेकिन जो बाकी दो जो बचे हैं वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 53 मंडेज की बात की है तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 2/7, और ये कह रहे हैं 3/7 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा और ये आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 2/7। जितना बच रहा है उसको 7 से डिवाइड कर देना। अंडरस्टैंड? ठीक। सेवनटीन क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है एक एपी में 25 माइनस 15 का डिफरेंस दिया है 24। ठीक है, फॉर गिवन एपी A25 माइनस A25 इज इक्वल टू 24। देखो A25 का मतलब होता है A प्लस 24D, और A15 का मतलब होता है A प्लस 14D इज इक्वल टू 24। तुम्हें पूछा है कॉमन डिफरेंस बताओ, तो देखो ब्रैकेट ओपन करूँ तो माइनस 14D और इज इक्वल टू 24 हो गया। ए कट हो गया, 24D माइनस 14D होता है 10D इज इक्वल टू 24, तो D इज इक्वल टू आ गया 24/10। 2 12 जा 2 5 जा, तो D इज इक्वल टू आ गया 12/5। ठीक है, अब नीचे कभी भी 5 हो तो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देना, आपका काम और ईजी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये आ गया 24/10। अच्छा यहाँ पे सीधा कर भी सकते थे आप, तो 2.4 आ गया सीधी वैल्यू, और फ्रैक्शन में लिखना तो 12/5 आ जाता। ठीक है, वैसे बेसिकली मैंने कट नहीं करता तो सीधा 2.4 आया था। चलो कोई बात नहीं, मैंने देखा नहीं। एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिया है जहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी माइनस 40 दिया है। ठीक है, सबसे पहले साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ये अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ABCD, तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम होता है 180। एंगल ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो C प्लस सी कितना आएगा? 2 एंगल C, और 40 को वहाँ पे भेजेंगे तो क्या आएगा? प्लस, तो 2 एंगल C आ गया 220, और एंगल C इज इक्वल टू आ जाएगा 220/2 इज इक्वल टू आएगा 110। ये C की वैल्यू है। ठीक है, और एंगल A क्या था? एंगल A था एंगल C माइनस 40, तो C कितना है? 110 माइनस 40 डिग्री कर दो तो ये आ गया 70 डिग्री। ये 70 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? देखो कुछ भी नहीं था, आपको बस ये प्रॉपर्टी याद हो कि ऑपोजिट एंगल सम का कितना होता है 180, और मैंने C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब देखो 19th वाला। 19 में बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव शर्ट इन ए लॉट ऑफ 400 शर्ट्स इज 0.035। फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स तुम्हें दी गई है 0.035। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव तुम्हें निकालना, तो तुम क्या करोगे? नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स और डिवाइड बाय टोटल शर्ट्स। अब ये वैल्यू तुम्हें गिवन है 0.3035, ये वैल्यू भी गिवन है 400, तो तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स की वैल्यू कितनी आती है वो अब देख लेते हैं। देखो
0.035 को मल्टीप्लाई, पहले पॉइंट भूल जाओ, 35 को 400 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हमेशा भूल जाए पहले, तो पॉइंट को 35 को 400 से मल्टीप्लाई तो आएगा 14,000। पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है? 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, तो यार 14.00, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स जो आ जाएंगे आपके वो आ जाएंगे 14। ठीक है, जो वैल्यू गिवन थी वो वैल्यू खाली हमने पुट कर दी। ओके, 20th वाला देखें, 20 वाला बोला है फाइंड द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। देखो सम ऑफ डेविएशन जो होता है वो हमेशा होता है 0। डेविएशन का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो देखो, जो यूआई की वैल्यू निकालते हो ना आप, एक होता है, देखो आप पहले यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखते हो, फिर लिखते हैं हम जो फ्रीक्वेंसी है वो, फिर लिखते हैं एक्स आई। तो यूआई है ना, यूआई का आप कैसे निकलते हो, यहाँ पे एक एज्यूम लेते हो, फिर यहाँ पे यूआई को यूआई क्या करते हो, a माइनस एक्स आई अपॉन एच करते हो, तो ये जो यहाँ पे -2 -1 आता है, फिर 0 आता है, यहाँ पे 1 और 2, तो इन सब का आप हमेशा सम करना 0 ही आता है। देखो -2 -1 आया, 1 + 2, आप टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन है उनको देखना, इन सब का वैल्यू जो डेविएशंस होते हैं उनकी वैल्यूज, उनका सम हमेशा क्या आता है? 0, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जाते हैं। 21 क्या है एक बार देख लेते हैं। ओके, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन होता है 1/3 πr² h। ठीक है, फिर पूछा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। ओके, ये सारे आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। 23 में क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने लायक है। द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 20 मिनट्स। एक बार 20 मिनट्स का पूछा है और एक बार 45 मिनट्स का पूछा। चलो तो देखो, पूरे सर्कल में अगर वो 60 डिग्री घूमता है मिनट हैंड तो 360 डिग्री होता है। 60 डिग्री पे 60 मिनट्स पे 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो तुम्हें पूछा है 20 मिनट में कितना होगा, तो 20 मिनट में 20 × 360 अपॉन आएगा 60, 61 जा 66 जा, तो यहाँ पे आ गया 120 डिग्री। मतलब 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगा वो? 120 डिग्री बनाएगा। ठीक है, 120 डिग्री देखना ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी है। और 24 में सेम क्वेश्चन है, 60 मिनट में 360 डिग्री होगा, तो बताओ 45 मिनट में कितना होगा? तो देखो 45 मिनट में होगा 45 × 360 अपॉन 60। ठीक है, तो अब 61 जा 66 जा 45 6 जा कितना होगा बताओ? आप चेक कर लेना, ये आ जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, आई होप आप सबको ये सारे सॉल्यूशंस क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर 4 का सेक्शन ए डालूंगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।